हेलो गाइस, वत्सल हियर। तो राइट नाउ हम लोग आर एस कुर्मी का पूरा सिलेबस कवर करने वाला है। यानी कि आर एस कुर्मी की आपने ये कन्वेंशनल एमसीक्यू वाली बुक देखी होगी। ठीक है, तो बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसके अंदर से एमसीक्यूज आता है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो हम लोग आज उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो हम लोग पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखते हैं। यानी कि दो ही बुक है जो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज आर एस कुर्मी एंड सेकंड वन इज आर के जैन। तो हम लोग सबसे पहले इसके सारे एमसीक्यूज, पहले हम लोग इसके जो समरी होती है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको, यानी कि शॉर्ट नोट्स में मैं आपको समझा रहा हूँ थियोरेटिकल डेटा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सेम हम लोग अप्लाई करेंगे आर के जैन का जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहले तो क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, वो दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। तो जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जो बॉडी होती है हमारी, ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस तरह से एक बॉडी है और इसके ऊपर हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सारे फोर्स। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर, और मैंने ये बॉडी को एक जगह से यहाँ से एक फिक्स कर दिया है, ये बॉडी को मैंने, ठीक है, ये बॉडी एक जगह से फिक्स है। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस अभी लग रहा है, ठीक है, तो उसका आप यहाँ से सेंटर में से जब क्रॉस सेक्शन व्यू निकालेंगे सेंटर में से, ठीक है, तो जैसे कि इस तरह से इसका, आप समझ लो कि इसका थिकनेस इस तरह से है और ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है सेंटर का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्सेस हम लगाते हैं, तो वो जो इंटरनल मूवमेंट, इंटरनली जो स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट होता है, वो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसिडर करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या है कि जैसे ही मैंने ये मूवमेंट हटा दी, तो इसका ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये ब्लॉक, जैसे कि ये ब्लॉक है, मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, बस मैंने हटा दिया तो ये मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन हमको मिलेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब। ये जैसे कि मैं आपको एक सिंपल हाइपोथेटिकल डेटा बोल रहा हूँ, तो ये जो मिलती है, ये सारी चीजें इस हिसाब से हमको मिलती है। ठीक है, तो यही चीज है। तो वो सारी जो चीजें है वो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कवर करते हैं। तो the engineering mechanics is the branch of engineering science which deals with the principle of mechanics along with their application to engineering problems. Okay, तो अभी भी ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक तो स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक का क्या मतलब है कि मैंने आपको समझाया कि भाई जो बॉडी को मैंने फिक्स किया हुआ था, तो वो एक भी जगह पे हिल नहीं पाएगा, वो स्टैटिकली डिफाइन है। ठीक है, तो और डायनेमिक, डायनेमिक में क्या है कि जब हम उसका सपोर्ट हटा लेंगे तो वो मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट में जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें डायनेमिक्स में आएगी। ठीक है, अभी स्टैटिक्स में क्या है कि मैंने जैसे ही आपको समझाया कि उस पर फोर्सेस लग रहे थे और उसकी इफेक्ट लग रही थी, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में थी। तो ये जो हम लोगों ने देखा, जैसे इसके अंदर एक तीसरी चीज भी है कि मूवमेंट, तो मूवमेंट भी निकलती है। जैसे कि आप मान के चलो कि यहाँ पे इस तरह से बॉडी है, ठीक है, यहाँ से मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो मूवमेंट लग रही है वो यहाँ से लग रही है, इस तरह से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे आप मान के चलो कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। तो 100 × 2 यानी कि 200 का फोर्स, 200 न्यूटन का फोर्स। ये जो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलो कि यहाँ पे जैसे कि ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस लगेगा तो एक कपल जनरेट होगा। तो वो जो फोर्स जनरेट होता है वो स्टैटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन लगेगा और इसके ऊपर एक जो मूवमेंट लगेगा कपल के दौरान, तो वो सारी चीजें हम लोग स्टैटिक में उसके डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या है कि डायनेमिकली यानी कि नाम से ही पता चलता है कि जो बॉडी मूवमेंट करती है तो उसको डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है, जब बॉडी मोशन में होगी, ठीक है, बॉडी जब मोशन में होगी तो उसके ऊपर जो इफेक्ट्स होगी, ठीक है, उसको भी कंसिडर करेंगे। यानी कि आप समझ लो कि जब भी एक कार की बात कर लो तो कार चल रही है। ठीक है, कार चल रही है तो एक तो वो मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी वैल्यूज हम उसको मिल रही है। तो वो जो ग्राउंड लेवल का जो सरफेस, यानी कि उसका जो, आप समझ लो कि 4 व्हील है तो उसके व्हील के ऊपर भी एक रिएक्शन आएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स, यानी रोड और उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। तो उसकी वजह से एक फोर्सेस उसके ऊपर जनरेट हो गए। तो हम उसकी एक तो डायरेक्शन यानी कि उसकी मूवमेंट भी कंसिडर कर रहे हैं और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है उसको भी कंसिडर कर रहा है। तो उसको हम लोग काइनेटिक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर मोशन है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में क्या है कि यानी कि वो कार जो चल रही है तो उसका जैसे कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेट, ठीक है, और कितने टाइम के वो, तो वो कहाँ पे पहुंचेगी, यानी कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। बट उसके ऊपर जो फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उसकी मोशन के अंदर। ठीक है, विदाउट, तो यही चीज है कि काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको काइनेटिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे। तो ये जैसे कि एमसीक्यू आते हैं उसके अंदर ये 3 एमसीक्यू बनता है, एक तो काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक का जो इक्विबिल, यानी कि वहां पे बॉडी रेस्ट में रहती है, तो वो 3 4 एमसीक्यू वहां से निकलते हैं मोस्टली। ठीक है, और दूसरी चीज कि हम मोस्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिडली इसको कंसिडर करते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उसको रिजिडली कंसिडर करता है। उसका भी एक रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अभी ट्रायंगल के ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम ए दिया, ठीक है, बी है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अभी इसके बीच में सेम एंगल, चलो आप मान के चलो कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तीनों के बीच में 60, और इस तरह से ये एंगल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप मान के चलो कि दूसरा एक सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट, यहाँ यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। अब इसमें 3 मेंबर है, ए बी, बी सी और ए सी, 3 मेंबर है। ठीक है, तो जब भी, जैसे कि चलो मान के चलो कि ए बी मेंबर के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो उसका एक डिफॉर्मेशन होगा। तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कुछ, 1 सेकेंड, इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, तो जैसे कि बी पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है। आप मान के चलो जैसे कि मैंने ये दूसरा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, चलो मैं अलग इसको कलर में आपको समझाता हूँ।
ठीक है, इसका डिफॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अभी आप समझो कि इसका जो डिफॉर्मेशन है, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्सेस है, रिएक्शंस है, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहा है। और इसके ऊपर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये डिफॉर्मेशन, ये तो आपको बड़ा दिख रहा है इसके अंदर, पर वो एकदम बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो डिफॉर्मेशन हम लोग यानी कि कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो यानी कि डिस्प्यूट करता है बहुत सारी चीजों के अंदर। ठीक है, तो हम लोग वो जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये बी, ये चलो ये बी पॉइंट है, ये इधर जो पॉइंट आया वो बी डैश हो गया। तो हम लोग ये दो पॉइंट, ये पॉइंट जो बी है उसमें से जो बी डैश में ट्रांसफर हुआ उसको हम वैलिड नहीं करते इसके अंदर, हम लोग इसको रिजिडली कंसिडर करते हैं बॉडी को। जब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे रिएक्शंस की, तो हम लोग जो इंटरनल इफेक्ट है, यानी कि इंटरनल इफेक्ट मैंने अभी भी आपको बोला कि वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कंसिडर करेंगे, उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वो क्या है कि कैलकुलेशंस और वो सब चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वहां पे। तो यानी कि बी से बी डैश का जो पॉइंट आया, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो होता है, यानी कि रियलिस्टिक में होता है, उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत। जैसे कि 1 मीटर का कोई एक बार है, उसको आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसका वन 1 मीटर से लेके उसके अंदर यानी कि 0.1 मीटर का डिफ्लेक्शन हो सकता है, 0.05 मीटर का डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो वो जो डिफ्लेक्शन है, वो डिफ्लेक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कि आप क्लियर है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्स। तो फोर्स सबको पता ही होगा कि, ठीक है, एक एजेंट है विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ बॉडी, अ फोर्स विच एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगा, यानी कि बॉडी चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर भी आप एक्सटर्नल फोर्स डालते हो तो उसकी स्पीड कम यानी कि चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की मोशन वो चेंज कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, ठीक है, उसको रिटेंशन रेट भी दे सकता है। बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है, ठीक है, आप समझ के चलो कि ये बॉडी है। ठीक है, इसके ऊपर ये यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, जैसे कि ये जो सेक्शन है वहां पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये पूरा सेक्शन है उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, हम यहाँ पे भी फोर्सेस लगाना चालू कर देंगे, तो ये बॉडी को, ठीक है, बैलेंस कर देगा पूरा। तो यहाँ से बॉडी यानी कि बैलेंस हो जाएगी। तो फोर्स का ये काम भी है कि बॉडी को वो बैलेंस भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन अ बॉडी। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर लगेगा फोर्स, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, इस तरह से इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पे फोर्सेस जनरेट हो गए। ठीक है, इसके ऊपर आप मान के चलो कि शियर स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेसेस है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग देखेंगे, तो वो जनरेट हो गए, तो इंटरनल स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसके बाद है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, अभी क्या कौन कौन सी चीजें हमको जरूरी है कि फोर्स निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि कितना मैग्नीट्यूड का, कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड भी जरूरी है। द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी, यानी कि डायरेक्शन, हमको उसका लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन से वो आ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। द नेचर ऑफ द फोर्स, ठीक है, पुश और पुल, तो बेसिक सी चीज है कि यार ये बॉडी है, इसके ऊपर ये जो यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहा है, इसको हम पुश, यानी कि पुश करेंगे इसको, तो इसका मूवमेंट इस तरह जाएगा। और ऑपोजिट में हम इसको पुल करते हैं तो ऑपोजिट मूवमेंट जाएगा, तो पुश और पुल जो दो मूवमेंट है वो बेसिक सी चीज है। द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, तो एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट के ऊपर भी हम लोग फोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है,
बॉडी के ऊपर कोई भी एक वर्टेक्स पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट के ऊपर भी फोर्स एक्टिंग हम लोग कर सकते, यानी कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो एमके सिस्टम है, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड जो बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम फोर्स, ठीक है, हम इसको केजीएफ बोलता है, किलोग्राम फोर्स। और एसआई सिस्टम में न्यूटन बोलता है, ठीक है। तो एक किलो, एक केजीएफ का मतलब क्या होता है, 9.81, ठीक है। बहुत सारी जगह पे लोग 10 भी कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि 10, यानी कि एक आप मान के चलो कि एक चेयर है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ कि इस एक बंदा बैठा हुआ है, उसका वेट 60 केजी है, ठीक है। तो 60 केजी का फोर्स चेयर के ऊपर लग रहा है। अभी मेरे को न्यूटन में उसको कंसिडर करना है, तो मैं 60 × 9.81, तो मान के चलो कि 9.81 इज नियर बाय 10, तो 600 न्यूटन का फोर्स वो चेयर के ऊपर लग रहा है। इस हिसाब से हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये था फोर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें कि फोर्स में क्या क्या चीज, फोर्स का बेसिक क्या चीज होता है, वो इसके ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है कि एक सिंगल फोर्स होता है, ठीक है, सेम इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। द रिजल्टेंट फोर्स में बी डिटरमाइन द फॉलोइंग थ्री लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस के तीन लॉस, इन लोगों और तीन लॉस बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझो कि रेक्टेंगल होती है ना, उसमें चार साइड्स होती है, ठीक है, बट वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। पैरेललोग्राम में क्या है कि एक एंगुलर ये आप समझ रहे हो कि ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये साइड और ये साइड। तो जैसे कि ये वाली साइड होगी, तो उसके जो सामने वाली साइड होगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। ये इसका जैसे कि 20 डिग्री का एंगल है, तो इसका एंगल भी 20 डिग्री का रहेगा, ठीक है। इस ये दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन, ये भी पैरेलल रहेगा एक दूसरे के, तो इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है कि जब दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल के ऊपर लगता है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन, यानी कि ये पी की डायरेक्शन बता रहा है कि वो राइट हैंड साइड जा रही है, ठीक है, प्लस एक्स के ओर जा रही है हॉरिजॉन्टल में, ये प्लस वाई की ओर जा रही है क्योंकि मूवमेंट। तो ये इस तरह से, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमको पता है, इसका डायरेक्शन हमको पता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट उसके डायगोनल में से निकलेगा, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पी जा रहा है और यहाँ से क्यू जा रहा है, ठीक है। पी यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, क्यू यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो सेंटर, उसका जो वर्टेक्स पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो जो पी और क्यू है, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, यानी कि बहुत सारे, यानी कि ये तो पैरेललोग्राम के लिए है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये दो फोर्सेस है, पी और क्यू, आगे जाके तीन चार भी हो सकते हैं। तो उसका जो रिजल्टन, यानी कि रिजल्टन होता है, उसको सिंगल फोर्स बोलते हैं। यानी कि जैसे कि पी 5 है, क्यू 4 है, तो उसका जो रिजल्टन निकलेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है, हम लोग जब भी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट हम लोग, यानी कि हम लोग अलग, जैसे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं एक भी बॉडी पे, जैसे जैसे कि आप रेक्टेंगल बॉडी मान के चलो, तो उसके ऊपर एंगल में से भी फोर्सेस आ रहे हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी फोर्स आ रहा है, उसके ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारे फोर्सेस आ रहे हैं, तो सारे फोर्सेस अलग अलग हम कंसिडर करके एक उसका, यानी कि रिजल्टेंट बनाएंगे। तो हम लोग जब उसका आंसर करेंगे, तो उसमें एक रिजल्टेंट फोर्स, यानी हमको दिखाना पड़ेगा कि ये पूरी बॉडी का एक रिजल्टेंट फोर्स है, तो उसको हम सिंगल फोर्स से डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या है कि अभी तो दो फोर्सेस है, तो ये दो फोर्सेस का लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्यू है, क्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ पी और क्यू के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। तो हम लोग
अब मान के चलो कि हम लोग ये वाली चीज यानी कि क्यू है उसको यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा, ये हम लोग इसको क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड है हम इसको क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा रहेगा। ठीक है, ये थीटा हो गया। अभी क्यू, बेसिक लॉ है कि क्यू जो भी एंगल है इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यू बना रहा है उसको हम कॉस थीटा बोलेंगे, और जो वर्टिकल फोर्स वर्टिकल बना रहा है वर्टिकल लाइन उसको हम साइन थीटा बोलेंगे। यानी कि ये जो साइड है ये ब्लू कलर में, उसको हम लोग यहाँ पे क्यू कॉस थीटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये कॉस थीटा रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो पहले तो ये इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क रिजल्टेंट का। तो पी स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये जो कॉस थीटा है तो टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, टू पी क्यू कॉस थीटा, तो ये रिजल्टेंट का इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपको एंगल निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है कि टेन का मतलब होता है कि ये ऑपोजिट साइड है, ये क्यू, ये साइड है ये। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड है ये, तो ये ऑपोजिट साइड है, और ये वाली जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है। तो टेन अल्फा का मतलब होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। और ये जो बनता है वो उसको बोलता है हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके अलावा एक साइड होती है उसको कर्ण बोलता है, तो उसको बोलता है हाइपोटेनियस। तो टेन अल्फा का क्या मतलब है कि सामने की बाजू यानी कि क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा यहाँ पे ले हम लोगों ने, यहाँ पे क्यू साइन थीटा यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने क्यू साइन थीटा। उसके यानी डिवाइडेशन के अंदर ये पूरी साइड यानी कि ये पी है, ये इतना हिस्सा पी का हिस्सा है। ठीक है, और ये यहाँ तक पी यानी कि पी होगा, और यहाँ पे प्लस ये क्यू कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू कॉस थीटा यानी कि, ठीक है, समझ, आप लोग समझ रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से P प्लस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो अल्फा का हमको एंगल निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यानी कि टेन सामने चला जाएगा तो टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन पैरेललोग्राम लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है कि two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by two sides of triangle, ठीक है, taken in order, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाला फोर्स है। ठीक है, इसका ये डायरेक्शन है। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स है, ठीक है, ये बोल रहा है कि टू फोर्सेस, ये जैसे कि आप मान के चलो कि ये वाला जो फोर्स है ये पी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पी है। दूसरा यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है क्यू। ठीक है, तो इसका ये डायरेक्शन है, इसका इस तरह से डायरेक्शन है। ठीक है, तो द रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन ये साइड है, पर इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऑपोजिट साइड में होगा। तो इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट इस साइड होगा। ठीक है, तो ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि दो पी है ये क्यू है, तो आर जो रहेगा रिजल्टेंट दैट विल बी ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो होगा जैसे कि प्लस में हम कंसिडर करें तो ये माइनस की ओर से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है,
तो it states that if a number of forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by sides of polygon taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in order. ठीक है, ये भी सेम चीज है, ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, तो पॉलीगन में इस तरह से आप देख सकते हो कि ए बी सी डी, ये जो मैंने आपको चार बताया है, यानी कि ए बी सी डी लगा, तो इसका जो ऑर्डर है, तो आप देख रहे हैं ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और ये जो इसका मूवमेंट रहेगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉलीगन क्रिएट होगा। तो पॉलीगन यानी कि पांच साइड, ठीक है, तो पांच साइड यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो उसका ये मतलब रहेगा। उसके बाद होता है ठीक है कि if resultant of more than two intersecting force may be found by resolving all the forces horizontally and vertically, in such cases resultant of the forces is given by, ठीक है, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू सारे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और सारे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को, ठीक है, रूट स्क्वायर के अंदर इन लोगों ने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है, प्लस ये एक्स के अंदर रहेगी। ठीक है, ये माइनस रहेगा, माइनस एक्स सेम एज वाई, और नीचे, ठीक है, तो इस तरह से हमको पहले करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से फोर्सेस आ रहे हैं अलग अलग एंगल पे। तो पहले तो आपको पता है कि जहाँ पे जो डिग्री, जहाँ पे यानी कि आप मान के चलो कि यहाँ पे जो थीटा यानी कि बन रहा है एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फर्स्ट वाला जो रहेगा फोर्स, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और एक यहाँ पे वर्टिकल, तो ये जो ए रहेगा, जैसे कि आप मान के चलो ए, तो यहाँ पे एक cos थीटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ए साइन थीटा रहेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ए फोर्स है, यहाँ पे जो बी फोर्स है उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम लोग कन्वर्ट करेंगे सारे फोर्सेस को। फिर पूरे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, उसको एक साइड ले लेंगे और वर्टिकल फोर्सेस को एक साइड ले लेंगे। तो इसका जो सम बनता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में जो बना है और जो वर्टिकल में बना है, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस को हम लोग ले लेंगे और इसका सम यहाँ पे करेंगे, तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के जो सारे फोर्सेस है उसका हमको समेशन करना है। और यानी कि इस तरह से रहेगा इन शॉर्ट, यानी कि ये जो पूरा एक्स एक्सिस रहेगा, वहां पे एक्स के सारे फोर्सेस आ जाएंगे, वाई के फोर्स वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यानी प्लस माइनस करके जो भी आता है उस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। और ये जो इसके सेंटर में यानी इंटरसेक्शन में से जो पास होगा उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट के अंदर इस तरह से जो सेम एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा ये वाई यहाँ पे आप कंसिडर करो। ठीक है, तो क्या रहेगा कि पूरा ये वर्टिकल सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो सामने की बाजू यानी कि वाई, तो वर्टिकल फोर्सेस सामने की बाजू रहेगी, तो पूरा वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि सामने की बाजू और जो एडजेसेंट बाजू है वो बाजू, तो ईवी बाई यानी कि सारे समेशन ऑफ वर्टिकल डिवाइड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो हमको ये अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ वर्टिकल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से ये जो सारे फोर्सेस है, ये मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है गाइस।